जी बेटा, गुड आफ्टरनून जी। अब लास्ट टाइम याद है वी एंडेड आवर टॉपिक ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस लैटिस और यूनिट सेल। आज का लेक्चर ना हमारा बेटा इंटरेस्टिंग भी है, यूनिट सेल की स्टडी एंड न्यूमेरिकल्स फॉर्मूला प्रेडिक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस यूनिट सेल। लास्ट टाइम याद है यूनिट सेल का एक सिंपल सा कंसेप्ट दिया था, क्लियर। वो क्या था, जैसे एक ये 8 पार्टिकल्स है, ये 8 पार्टिकल्स और रख दिए, ये 8 पार्टिकल्स और रख दिए, ये 8 पार्टिकल्स और रख दिए, तो दैट मीन दिस वाज बीइंग रिपीटेड। अगर मैं सबको रिपीट कर रहा था, वी गेट फॉर्मेशन ऑफ रेगुलर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंजमेंट, दिस वाज नोन एज स्पेस लैटिस। एंड द स्मॉलेस्ट पोर्शन विच वाज बीइंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन, इसे हम लोगों ने नाम क्या दिया था, यूनिट सेल। अब देखो, जिस रूम में आप बैठे थे, मेरा लेक्चर देख रहे थे, उसी को देखो, फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, मैं इन 8 कॉर्नर्स पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रख सकता था। तो वी गेट फॉर्मेशन ऑफ सिंपलेस्ट टाइप ऑफ यूनिट सेल, दैट इज नोन एज प्रिमिटिव यूनिट सेल और ऑल्सो नोन एज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, क्लियर। अब आप में से कोई सोच रहा है, अगर देख रहे थे सिर्फ कॉर्नर्स पे नहीं, आप में से एक देखा करना सर इसकी फेजेस है, फर्स्ट फेज, जैसे इसी को देखते हैं, ये फर्स्ट फेज, ये सेकंड फेज, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। उस जगह करने से सिर्फ कॉर्नर्स पे क्यों रखे, मैं तो फेज पे भी रख सकता था, क्लियर। तो दैट मीन वी कैन गेट फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो अगर किसी को ध्यान में हो, जब किए थे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, टेबुलर फॉर्म में किया था। 11th में भी बड़े टॉपिक्स मैंने कन्वर्ट किए थे टेबुलर फॉर्म में, क्योंकि टेबुलर फॉर्म में याद करना आसान था। ऐसे ही ना बेटा, ये टाइप्स ऑफ यूनिट सेल अगर हम लोग टेबल बना लें, इट विल बी इजी टू रिमेंबर। इससे हम लोगों ने फर्दर डिवाइड किया यूनिट सेल्स को इनटू 2 टाइप्स। वन इज प्रिमिटिव, वन इज प्रिमिटिव यूनिट सेल, वन इज प्रिमिटिव यूनिट सेल, और सेकंड आ गया हमारे पास दीज आर नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, क्लियर। प्रिमिटिव यूनिट सेल को एक और नाम दे रखा है, क्या, दिस वाज नोन एज आवर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को यूसी लिख दूं ताकि थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसे हम लोग फर्दर डिवाइड करेंगे इनटू फर्स्ट टाइप, यहाँ पर सेकंड टाइप, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्ड टाइप। अभी सिर्फ नाम लिख रहा था, देखना जैसे जैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे ये भी आसान लगेंगे। एक आ गया मेरे पास बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, एक आ गया हमारे पास फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और एक आखिर में आ गया हमारे पास एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एक आ गया हमारे पास एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ये यूनिट सेल्स आ गए बेटा। आज ना एक बार इनका डायग्राम ड्रॉ करना मेरे साथ देख लेना, क्लियर, क्योंकि ये डायग्राम्स ड्रॉ करने मुश्किल लगते हैं। सबसे पहला कौन सा लिखा था, सिंपल यूनिट सेल। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आसान था, और पता है क्या, क्यूब बनाने के बड़े मेथड से, पर जो मेथड मैं फॉलो कर रहा था उससे बेसिकली क्या आगे डेरिवेशंस है, आज के लेक्चर में नहीं, नेक्स्ट लेक्चर देन दीज डेरिवेशंस विल बिकम ईजियर, क्लियर, तब वो डेरिवेशंस आसान हो जाएगी। आज हम लोगों ने यहाँ पर सिंपल क्यूब ऐसे, अब देखो इसी के पैरेलल नीचे ये लाइंस भी ड्रॉ कर सकता था, ये आ गया हमारे पास, क्लियर। अगर ये क्यूब आ गया हमारे पास, तो पार्टिकल्स वर एट कॉर्नर्स, तो ये फर्स्ट पार्टिकल, ये सेकंड पार्टिकल, ये थर्ड पार्टिकल, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ और ये एट्थ। आज बड़ी बार ये स्ट्रक्चर ड्रॉ होंगे, धीरे धीरे आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्लियर। ये पहला सिंपलेस्ट क्यूबिक यूनिट सेल आ गया, वेयर पार्टिकल्स वर प्रेजेंट नॉट ओनली वर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ गिवन यूनिट सेल, तो दिस वाज नोन एज आवर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब इसके बाद जब आया इन पे, इनकी बड़ी बड़ी सी डेफिनेशन आ गई। फर्स्ट क्या आ गया, बॉडी सेंटर्ड, दैट मींस व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट ओनली प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स बट आल्सो एट द सेंटर ऑफ गिवन यूनिट सेल। जैसे देखो आप जिस रूम में बैठे थे, क्लियर, उस रूम में 8 तो कॉर्नर्स है, तो मेरी आदत थी, मैं पहले ना जब सेंटर बोलता था नीचे हाथ कर देता था, तो मुझे बड़े स्टूडेंट ने कहा खन्ना सर नीचे तो हमारे पास क्या फेज है, तो दैट मीन्स इस रूम का जो सेंटर है यहाँ कहीं घूम रहे, अगर यहाँ कहीं घूम रहा है, यहाँ पर भी क्या वी आर कीपिंग कांस्टेंट पार्टिकल,
अगर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, क्लियर, तो दिस वाज आवर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ गिवन यूनिट सेल। तो ये बॉडी सेंटर्ड आ गया। तो देखो यहाँ पर मेरे पास एक कॉर्नर, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 कॉर्नर्स, और एक पार्टिकल बीच में कहाँ रख दिया, एट द सेंटर ऑफ आवर गिवन यूनिट सेल। तो दिस गेट फॉर्मेशन ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लियर। अब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के बाद आपको तो अब ये फिगर बार बार ड्रॉ करने पड़ेंगे, मैं तो इसी पे ड्रॉ कर सकता था। अब देखो इसकी फेजेस काउंट करनी थी। क्लियर। किसी को अभी भी अगर फेजेस काउंट करने मुश्किल लगते थे, तो देखो ये फर्स्ट फेज, ये सेकंड फेज, ये थर्ड फेज, और ये आ गई फोर्थ। अब ये फिफ्थ चलेगी बैक पे, और सिक्स कहाँ पे आ गई, आगे। इसलिए मैंने आपको कहा था लूडो की डाइस। क्लियर। बस लूडो की डाइस का ध्यान रख लो। कितनी फेजेस थी, 6। तो अब देखो फेज सेंटर को डिफाइन करना थोड़ा सा आसान हो गया। when constituent particles are present not only at the corners but also at the center of each phase। जब सेंटर ऑफ ईच फेज है, ये फेज का सेंटर, एक ये फेज का सेंटर, एक ये और एक ये। अब देखो जब बीच में थे, एक चला गया मेरे पास यहाँ पर, एक पार्टिकल आगे आ रहा है, तो ये आ गया हमारे पास फेज सेंटर्ड। बेटा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सीबीएसई और कंपटीशन में इस फेज सेंटर्ड यूनिट सेल पे ही आते हैं। क्लियर हो गया फेज सेंटर्ड। क्लियर। अब लास्ट में क्या लिखा है, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड। क्लियर। तो एंड सेंटर्ड भी आसान रह गया। एंड सेंटर्ड के लिए ये देखो, अगर मैंने ऐसे फिगर ड्रॉ कर दिया, अगर ये ड्रॉ कर दिया, अब देखा पार्टिकल्स कहाँ पे थे, नॉट ओनली एट द कॉर्नर्स बट ऑल्सो एट द सेंटर ऑफ ओनली ऑपोजिट फेस, एट द सेंटर ऑफ ओनली ऑपोजिट फेस। ओनली ऑपोजिट फेस, जिस रूम में आप बैठे थे, ऊपर रूफ पे कर दिया और नीचे फ्लोर पे कर दिया, इस वॉल के कर दिया, इस वॉल के बीच में कर दिया, इस वॉल के इस वॉल के बीच में कर दिया। तो दैट वाज आवर एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। व्हेन constituent particles are present not only at the 8 corners but also at the center of only opposite face, center of opposite face। अब तुम में से एक ने क्या कहा, खन्ना सर आपका डायग्राम गलत है, मेरी बुक में तो ये डायग्राम ऐसे बना है। तो ये भी एंड सेंटर्ड यूनिट सेल हो गया। और कंपटीशन में सबसे ज़्यादा अगर कंफ्यूज करना है, तो मैं ऐसे अगर फिगर ड्रॉ कर दूँ ऐसे, तो इसका मीनिंग ये नहीं था, आर प्रेजेंट नॉट ओनली एट द 8 कॉर्नर्स बट ऑल्सो एट द सेंटर ऑफ ऑपोजिट फेज। ये चला गया पीछे वाले के लिए और ये आ गया आगे वाले फेज के लिए। क्लियर। अब बताओ ये चारों टर्म्स क्लियर हुई मेरे साथ। व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल क्यूब एंड व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन प्रिमिटिव यूनिट्स। क्लियर। अब बताओ यूनिट सेल्स का इतना लॉजिक तो क्लियर। क्लियर। अब इसके ना न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले, न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले एक बार इसके आइडेंटिफाई करें, व्हाट आर द डायमेंशंस या व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर गिवन यूनिट सेल, कि हमारे यूनिट सेल के करेक्टरिस्टिक्स क्या है। क्योंकि आपके सीबीएसई में सबसे आसान क्वेश्चन आ रखा है, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर गिवन यूनिट सेल। क्लियर। तो इसके बेसिकली ना बेटा हमारे पास वी वर हैविंग 6 करेक्टरिस्टिक्स, इसके 6 करेक्टरिस्टिक्स थे। जैसे देखो जब हम लोग प्लॉट लेते हैं, कोई ज़मीन का प्लॉट हम लोगों ने जब परचेज किया, तो क्या उसकी डायमेंशन नहीं होती 30 फीट वाइड और 40 फीट 60 फीट उसकी क्या थी, लेंथ थी। क्लियर। या इट वाज ओपन टू साइड, ओपन टू साइड मीन्स आगे और पीछे दोनों तरफ वी हैव गॉट रोड्स बिल्ट अप। क्लियर। रोड्स कंस्ट्रक्टेड। तो ऐसे ना यहाँ पे जो यूनिट सेल था इसके 6 पैरामीटर्स थे। तो 6 पैरामीटर्स को समझाने के लिए आसान सबसे मैं ये एक्सिस ड्रॉ कर दूँ, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये हमारे पास क्या आ गया, जेड एक्सिस। 3 एक्सिस थे। तो मुझे 3 एक्सिस को कंसिडर करके एक्स वाई और जेड इन्हें समझा कर मुझे ये फिगर ड्रॉ करना आसान हो जाएगा। कैसे, कि देखो यहाँ पर अभी यही ड्रॉ किया था, ये मेरे पास सिंपलेस्ट क्यूब आ गया। क्लियर। अब इसका अगर ध्यान से देखो, ये हमारे पास घूम रहा है एक्स एक्सिस, ये मेरे पास घूम रहा है वाई एक्सिस, और ये हमारे पास घूम रहा है जेड एक्सिस। एक्सिस आगे। अब इनकी मैं एज लेंथ लिखूँ यहाँ पर, ये एज लेंथ ए, ये एज लेंथ बी, ये एज लेंथ सी, ए बी सी आ गया। अब यहाँ पर एंगल अल्फा, यहाँ पर एंगल बीटा, यहाँ पर एंगल क्या आ गया, गामा। क्लियर। अब किसी को अगर एज लेंथ का डाउट आ रहा था, देखो यही था ये, तो ये मेरे पास यहाँ पर एक्स एक्सिस आ गया, ये हमारे पास यहाँ पर वाई एक्सिस,
और ये हमारे पास इस साइड z एक्सिस आ रहा था, तो z एक्सिस x y और z, क्लियर, दीज आर बेसिकली आवर लेंथ, एज लेंथ। तो ये एज लेंथ एक आ गई a, एक एज लेंथ b और एक एज लेंथ आ गई c। बड़ी बात रहा था ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो ये एजेस एक दूसरे के क्या थे, परपेंडिकुलर, तो तीन एंगल्स आ गए अल्फा बीटा गामा, क्लियर। तो दैट मींस वी वर हैविंग 6 पैरामीटर्स टू डिफाइन आवर यूनिट सेल। 3 वर एज लेंथ्स, एज लाइन्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो ये एज लाइन्स आ गई ए बी सी, और तीन आ गया हमारे पास एज, ये ऐसे एक और नाम दे रखा है एक्सियल एंगल्स, एक्सियल एंगल्स, दीज आर अल्फा बीटा और गामा। अब इन 6 पैरामीटर्स को इधर उधर चेंज करके वी कैन गेट फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, क्लियर। ये था बेटा हमारा 6 पैरामीटर्स का कंसेप्ट कि जैसे अब देखो ये था, इन सब में 90 डिग्री एंगल बन रहा है, अब इसमें थोड़ा सा टिल्ट कर दूँ, टिल्ट कर दूँ तो ये एंगल चेंज हो गया। अगर एंगल चेंज हो गया तो दैट मींस टाइप ऑफ आवर यूनिट सेल विल आल्सो चेंज, क्लियर। तो सीबीएसई का सबसे आसान क्वेश्चन आ रखा है, व्हाट आर द डिफरेंट पैरामीटर्स या व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर गिवन यूनिट सेल। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, तीन एज लेंथ है ए बी सी लॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड, और तीन हमारे पास आ गए एज और एक्सियल एंगल्स बिटवीन टू एक्सिस। तो ये एक्सिस क्या थे, अल्फा एंगल, बीटा एंगल, और थर्ड क्या आ गया, गामा, क्लियर। अब बताओ इसके साथ मेरे साथ यूनिट सेल्स का बेसिक तो क्लियर हुआ सबको, हाँ जी सबको क्लियर हुआ। सॉरी गर्मी भी बड़ी है, आपको तो गर्मी अभी नहीं लग रही पर मुझे मालूम है। हाँ जी, अब बताइए एटलीस्ट मेरे साथ आज का टॉपिक, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, एक प्रिमिटिव, एक क्या था नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव को फर्दर डिवाइड कर दिया तीन में, कौन कौन से थे, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। उसके बाद अब ये आगे व्हाट आर द डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ आवर यूनिट सेल। अब बेटा हमारा टॉपिक इंटरेस्टिंग स्टार्ट होगा, वो हमारे पास था प्रेडिक्शन ऑफ फॉर्मूलाज ऑफ आवर गिवन कंपाउंड्स, क्लियर। कि जब मैं इनके क्रिस्टल्स बना रहा था तो इन सॉलिड्स का हमारे पास जनरल फार्मूला क्या होगा। और ये जो आज क्वेश्चंस करेंगे ना आपके सीबीएसई और कंपटीशन दोनों में कॉमन है, क्लियर। इनके लिए कुछ लॉजिक्स है, क्लियर। वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी इफेक्टिव एटम्स आर प्रेजेंट इन गिवन वन यूनिट सेल। जैसे देखो अगर मैंने ये सिंपल क्यूब लिया था, ये सिंपल क्यूब लिया था, सिंपल क्यूब में पार्टिकल्स वर प्रेजेंट ओनली एट द 8 कॉर्नर्स, क्लियर। तो आज हमारे पास ना एक पहले पूरी कैलकुलेशन लिखेंगे, वो था टू आइडेंटिफाई नंबर ऑफ इफेक्टिव, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स in given unit cell, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन गिवन यूनिट सेल। ये आपके ना सीबीएसई के पेपर में 2 साल पहले जब ये चैप्टर हमारे 12th क्लास में था, मोस्टली फर्स्ट क्वेश्चन यही पेपर में आता था, आइडेंटिफाई हाउ मेनी इफेक्टिव एटम्स आर इन सिंपल क्यूब, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड, कि इनमें कितने कितने इफेक्टिव एटम्स प्रेजेंट हैं, इन्हीं की कैलकुलेशंस आती है, क्लियर। अब देखो मैं इधर फिगर भी ड्रॉ करके छोड़ देता हूँ इसका, और आज लॉजिक थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना, इसी के बेस पे हमारा सारा चैप्टर बेस्ड होगा, क्लियर। अब देखो जो कॉर्नर्स पे थे, फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ और एट, 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आ गए, क्लियर। तो यहाँ पे लिख सकता था नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को सीपी लिख दूं, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन गिवन यूनिट सेल को यूसी लिख दूं, इज इक्वल टू, इन गिवन यूनिट सेल इज, कितने थे सिर्फ कॉर्नर्स पे, तो ये 8 एट कॉर्नर्स आ गए, क्लियर। अब इसके बाद आइडेंटिफाई करना था contribution of constituent particle present at corner of given
कॉर्नर ऑफ गिवन यूनिट सेल। अब इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन निकालने की, बेटा ये कॉन्ट्रीब्यूशन ना बुक में से समझनी मुश्किल लगती है। एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, मेरे पास एक स्वीट थी, मोस्टली जब मैं 14 सेक्टर जब क्लास होती थी ना, वहाँ पे ये एग्जांपल बोल देता था। मेरे पास एक स्वीट है, हम लोगों ने क्या किया, तब तक क्या हुआ, एक स्टूडेंट आ गया आप में से, क्लियर। सपोज सबसे पहले आर्यन आ गया था क्लास में, तो मैंने कहा चल आर्यन एक स्वीट है, हम दोनों बांट लेते हैं, हाफ हाफ कर लेते हैं। फिर ऋषभ आ गया, तो मैं कहा ऋषभ जब तू भी अब आ गया, हम लोग टॉफ़ी को बांट लेते हैं। तो अगर 3 में बांटा तो 1/3 रह गया। तब क्या हुआ, साथ में देव भी आ गया। जैसे ही देव भी आया, टॉफ़ी एक थी, 1/4 में बांट ली। तो दैट मीन मेरे हिस्से में तो सिर्फ 1/4 ही आई, बाकी तो मेरी जो टॉफ़ी थी या स्वीट डिस्ट्रीब्यूट होगी। और अगर पूरी क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करूँ एक स्वीट एक टॉफ़ी, तो वो तो सारी पाउडर ही बन जाएगी। क्लियर, ये था बेटा कंट्रीब्यूशन का बेसिक लॉजिक, कि क्या था, पार्टिकल तो एक था, क्लियर, पर इसकी कंट्रीब्यूशन दैट मीन्स इस यूनिट सेल में और बाकी यूनिट सेल में कितनी थी। जैसे जब मैंने एक स्वीट को 2 में डिवाइड कर दिया, तो मेरे हिस्से में सिर्फ क्या आई, हाफ। जब 3 में डिवाइड किया, तो स्वीट का मेरे पास सिर्फ हिस्सा क्या आया, 1/3। और जब 4 में डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास जो स्वीट आई दैट वाज जस्ट 1/4। सो दैट वाज आवर कैलकुलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट इफेक्टिव एटम। अब देखो, जिसको ये अभी भी डाउट आ रहा है, ये पार्टिकल्स थे, क्लियर। यहाँ पर अगर पार्टिकल थे, ये कॉर्नर पे, मैंने इस कॉर्नर को देखो 2 में शेयर कर दिया, इस कॉर्नर को 2 में शेयर कर दिया। ऐसे ही मैंने यहाँ पर इस कॉर्नर को यहाँ पे 3 में शेयर कर दिया। ऐसे ही पार्टिकल तो एक था, उसे शेयर मैंने कितने पार्टिकल कितने यूनिट सेल में कर दिया, 4। एक पार्टिकल को 4 यूनिट सेल में शेयर किया। तो याद करो ये स्ट्रक्चर्स क्या थे, 3D। अगर 3D है तो ये कॉर्नर सिर्फ इन 4 में नहीं, ऐसे ही 4 कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट सेल इसके ऊपर भी तो है। तो दैट मीन्स पार्टिकल एक था कॉर्नर पे, बट इट वॉज बीइंग शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल्स। एक स्वीट को डिवाइड किया था 2 में तो हाफ, 4 में किया था 1/4, यहाँ पे एक स्वीट को डिवाइड कर दिया 8 में। तो दैट मीन्स इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन टू 1 यूनिट सेल वाज जस्ट 1/8। क्लियर, तो एक के हिस्से में ये जो कंट्रीब्यूशन आई दैट इज जस्ट 1/8। क्लियर, अगर अभी भी किसी को डाउट था, मैं सारा रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्लियर, क्या था मेरे पास, ये देखो यहाँ पर फिर रिपीट करता हूँ, 8 पार्टिकल से, तो एक जो कॉर्नर पे था, इस पार्टिकल को मैंने शेयर कर दिया बिटवीन 2 यूनिट सेल्स। अब मैंने इसे शेयर कर दिया कॉर्नर को बिटवीन 3 यूनिट सेल्स। अब मैंने इस कॉर्नर को शेयर कर दिया यहाँ पे 4th यूनिट सेल। तो दैट मीन्स एक पार्टिकल 4 यूनिट सेल में शेयर हो गया, बट साथ में क्या था, स्ट्रक्चर 3D है, तो 4 इसके ऊपर भी थे। पार्टिकल एक था, शेयर किस में हो गया, 8 में। तो दैट मीन्स एक के हिस्से में कंट्रीब्यूशन जस्ट कम्स आउट टू बी 1/8। तो ये 1/8 कंट्रीब्यूशन आ गई। तो दैट मीन्स यहाँ पर टोटल इफेक्टिव एटम्स को EA लिख दूँ, टोटल इफेक्टिव एटम्स इन गिवन यूनिट सेल इज इक्वल टू, इसकी कंट्रीब्यूशन क्या आई, 1/8, इसकी भी क्या आई 1/8, ये भी क्या है 1/8, ये भी 1/8, ये भी 1/8, ये भी 1/8, ये भी 1/8 और ये भी क्या है 1/8। सारे 1/8 थे, अगर इनको ऐड करने बैठ गया मेरी तो छुट्टी हो जाएगी। तो इनको सिंपल कर सकता था, 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1। आज के बाद ना आगे जब भी मैंने इफेक्टिव एटम्स लिखने यूनिट सेल के फॉर सिंपल क्यू, बुक्स में भी आपको सिंपल ये दे रखा है 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1। क्लियर, अब बताओ सबको मेरे साथ ये पहला कंट्रीब्यूशन का कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। हाँ जी, फर्स्ट कंट्रीब्यूशन का कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। क्लियर, तो ये पहला केस कौन सा किया था, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब यहाँ पर मेरे पास, अब इसके बाद मेरे पास, क्लियर, नेक्स्ट जो कंट्रीब्यूशन आएगा, इस फिगर को अगर फिर रब कर दें, इनको मैंने रब नहीं किया क्योंकि ये मुझे कहीं ना कहीं फिर चाहिए होंगे यहाँ पर। क्लियर, अब यहाँ था सिंपल क्यूब के बाद नेक्स्ट कौन सा ड्रॉ किया था, बॉडी सेंटर्ड। तो अगर बॉडी सेंटर्ड था, बॉडी सेंटर्ड में यहाँ पर 8 तो कहाँ थे, कॉर्नर में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और ये 8, 8 तो कॉर्नर्स पे आ गए। अब देखो 8 कॉर्नर्स, अब तुम लोग बताओ बॉडी सेंटर में क्या था, 1 पार्टिकल वॉज लाइंग एट द सेंटर, एक पार्टिकल कहाँ था, सेंटर में। क्लियर, तो देखो पहले कॉर्नर्स की कैलकुलेशन कर लें।
अभी कॉर्नर्स की कैलकुलेशन क्लियर की थी, याद है प्रेजेंट एट कॉर्नर वाज 1/8 क्लियर। तो टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ इफेक्टिव एटम्स इन गिवन यूनिट सेल एट कॉर्नर्स इज इक्वल टू 1/8 इंटू 8 आ गया क्लियर। अब ये तो आगे 8 कॉर्नर्स, एक पार्टिकल और बैठा है, कहाँ बैठा, बॉडी के सेंटर में। तो देखो अगर इसी यूनिट सेल को ओपन कर दूं क्लियर इसके सेंटर में, तो दैट मीन पार्टिकल हमारे कहीं इसके बीच में बैठा है। अब अगर मैं इसे शेयर कर रहा था इसके साथ क्लियर, इसे शेयर कर रहा था इसके साथ, तो जो सेंटर में है वो तो इसी को ही बिलोंग कर रहा है, वो तो किसी और के साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा। या तुम लोग अपने जिस रूम में बैठे थे वहीं पे कंसिडर करो, जिस रूम में आप बैठे थे क्लियर, जिस रूम में आप बैठे थे क्लियर, वहाँ पर क्या था, पार्टिकल बीच में है, तो एक रूम इधर बना दिया, एक रूम इधर बना दिया, एक ऊपर बना दिया, एक नीचे बना दिया, पर ये जो बीच वाला पार्टिकल था वो तो इसी यूनिट सेल को बिलोंग कर रहा है। तो दैट मीन्स इट्स कंट्रीब्यूशन वाज कंप्लीट। तो दैट मीन्स contribution of constant particle present at center of given unit cell is equal to 1। याद है एक पार्टिकल यहाँ पर आया था कॉर्नर पे, एक इसके, तो टोटल इफेक्टिव एटम्स इन बॉडी सेंटर्ड को BC लिख दो, इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो बॉडी सेंटर्ड केस में इफेक्टिव एटम्स पक्का है हमारे पास, क्या 2। ये बेटा जब करेंगे ना डेस्टिक एंड न्यूमेरिकल्स, वहाँ का एक सिंपल सा पार्ट है, हाउ मेनी इफेक्टिव एटम्स आर प्रेजेंट इन गिवन यूनिट सेल क्लियर। अब बताओ दो केसेस तो क्लियर हुए क्लियर। अगर दो केसेस क्लियर है, अब थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए थोड़ा सा कंपाइल अप करते हैं। इतनी बड़ी बड़ी लाइनें अगर लिखते गए तो हमारी तो छुट्टी हो जाएगी, ये लिखने में क्लियर। अब बताओ बॉडी सेंटर्ड के बाद क्लियर, अब बॉडी सेंटर्ड के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या था, फेस सेंटर्ड क्लियर। अगर फेस सेंटर्ड था तो पार्टिकल्स वर प्रेजेंट नॉट ओनली एट द कॉर्नर्स, पर साथ में कहाँ पे थे, एट द सेंटर ऑफ ईच फेज, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ। और ये जो था ये चला गया फिफ्थ, और ये आ गया मेरे पास सिक्स्थ। कॉर्नर्स पे तो कंट्रीब्यूशन अभी हम लोगों ने फाइंड कर ली, क्या थी, 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1 आ गई क्लियर। अब देखो जो पार्टिकल्स एट सेंटर ऑफ ईच फेज कितने थे, फर्स्ट पार्टिकल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो टोटल पार्टिकल्स अवेलेबल वर 6 क्लियर। अब जो सेंटर ऑफ फेज पे है, सेंटर ऑफ फेज पे करें इसको, ये था सेंटर ऑफ फेज पे, एक स्वीट थी। अब इसके बाद कोई और यूनिट सेल लगा सकता था यहाँ पर, नहीं ना। तो दैट मीन्स एक स्वीट को डिवाइड किसमें किया, 2 में, तो एक के हिस्से में कितनी आई, जस्ट हाफ। तो दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ फेज, इट्स कंट्रीब्यूशन वाज जस्ट हाफ। इसकी कंट्रीब्यूशन क्या थी, हाफ। और कितने सेंटर ऑफ फेजेस थे, 6, तो हाफ इंटू 6 इज इक्वल टू 3। तो दैट मीन्स टोटल effective atoms in face centered unit cell is equal to 1/8 into 8 plus half into क्या आ गया 6, तो 1 + 3 इज इक्वल टू 4। इसमें इफेक्टिव एटम्स हमारे पास क्या आ गए, 4। अब बताओ कुछ क्लियर हुआ कि नहीं। एक बार फिर थोड़ा सा जो बेसिक है सारा रिपीट कर देता हूँ ताकि आप सबको क्लियर हो जाए। जो कॉर्नर पे था, कॉर्नर को शेयर किया मैंने 2 पार्टिकल्स, 2 यूनिट सेल, ये आ गए 3 और ये मेरे पास आ गए 4। एक कॉर्नर को शेयर कर दिया 4 में, 4 ही इसके ऊपर थे। अगर 4 इसके ऊपर थे तो दैट मीन 1 पार्टिकल वाज बीइंग शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल, तो कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन क्या थी, 1/8 क्लियर। ऐसे ही जब सेंटर ऑफ फेस पे गया, सेंटर ऑफ फेस, तो सेंटर ऑफ फेस पे कंट्रीब्यूशन ये आ गई। अगर सेंटर ऑफ फेस पे कंट्रीब्यूशन ये आई तो पक्का था इसमें कंट्रीब्यूशन हमारे पास कंसेप्ट आ गया हाफ इंटू 6, क्योंकि एक पार्टिकल 2 में और फेजेस पे टोटल कितने थे, 6। तो टोटल इफेक्टिव एटम्स इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कम आउट टू बी 1/8 इंटू 8 प्लस हाफ इंटू 6। तो इफेक्टिव एटम्स हमारे पास क्या आ गए, 4 क्लियर। अगर अब ये कंसेप्ट क्लियर है, अब लास्ट में कौन सा रह गया, बॉडी सेंटर्ड। अगर लास्ट में केस रह गया बॉडी सेंटर्ड, तो याद है बॉडी सेंटर्ड के लिए, सॉरी एंड सेंटर्ड, तो एंड सेंटर्ड का फिगर हमारे पास ऐसे ही था। अब देखो यहाँ पर भी जब एंड सेंटर्ड का केस ले रहे थे,
एक तो 8 पार्टिकल्स कॉर्नर पे थे ही, सबको है ध्यान में, 8 पार्टिकल्स तो कॉर्नर पे थे, 1/8 आ गए। 2 पार्टिकल्स और थे कहाँ पे, एट द सेंटर ऑफ ईच ऑपोजिट फेज। तो एट द सेंटर ऑफ ऑपोजिट फेज, तो ये सेंटर ऑफ ऑपोजिट फेज आ गया। अब यहाँ पे सेंटर ऑफ फेज ऑपोजिट फेज कॉन्ट्रीब्यूशन क्या थी, हाफ, कितने आइटम्स है 2, तो हाफ इंटू 6 इज इक्वल टू हाफ इंटू 2 इज इक्वल टू 1। तो टोटल इफेक्टिव एटम्स in end centered unit cell is equal to 1/8 into 8 plus half into 2, 1 plus 1। तो कितने इफेक्टिव एटम्स हमारे पास आगे बेटा घूम फिर के 2। आज का लेक्चर ना सबसे इम्पोर्टेंट था, मुझे याद है जिस स्कूल में मैं पढ़ाता था, स्टार्टिंग में पहले जब बच्चों को क्लियर किया नहीं समझ आया, तब ना हमारे टाइम बोर्ड्स पुराने होते थे वो चौक के, तो मैंने क्या किया था, चौक का बॉक्स उठाकर उस पर क्लियर कर दिया। इसलिए आज मेरे पास ये है। अब तुम में से एक क्या कहता है, खन्ना सर मैं घर पे इसे कहाँ ढूंढूं, तो आपका ज्योमेट्री बॉक्स है, ज्योमेट्री बॉक्स को पकड़ के घुमा लो, क्लियर, सेम कंसेप्ट आ जाएंगे। अब बताओ एटलीस्ट मेरे साथ आज का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स से लेक्चर के ये तो क्लियर हुए कि मेरे पास सबसे पहले आगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव एक ही था सिंपल क्यूब, नॉन प्रिमिटिव में आगे 3 टाइप्स आ गए, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। थोड़ा सा भी अगर लॉजिक घुमाओ, मेरे क्या क्रैमिंग नहीं है, जस्ट लॉजिक से कि सर ने एक उठाया सिर्फ कॉर्नर्स पे नहीं, बॉडी के सेंटर में सेंटर ऑफ फेजेस रख दिया या सेंटर ऑफ ओनली ऑपोजिट फेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स और उनकी कैलकुलेशंस आ गई बेटा। अब बताओ सबको मेरे साथ यहाँ तक का लेक्चर तो क्लियर। अगर यहाँ तक का लेक्चर क्लियर है, अब आपके पेपर में एक सिर्फ अभी 1 मार्क का क्वेश्चन था, फाइंड इफेक्टिव एटम बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड, क्लियर। अब इस कंसेप्ट के ना न्यूमेरिकल्स आते हैं सबसे ज़्यादा। मुझे ध्यान में हर साल जब मेरे पास स्टूडेंट्स बीच में आते हैं सेशन के, जब सेशन के बीच में आते हैं ना, तो पक्का आकर मुझे ज़रूर कहते हैं, खन्ना सर हमें ना सॉलिड स्टेट का और कुछ नहीं, हमें ये न्यूमेरिकल्स रिवाइज करा दो, क्लियर। इसलिए बेटा अभी ये लेक्चर कर रहा था, हमारा सिलेबस अगर ऐसे मूव करता गया, टचवुड ठीक रहूँ बस मैं भी और आप सारे भी, तो हमारा सिलेबस प्रॉपर टाइम पर ख़त्म भी हो जाएगा। ख़त्म करके इतना टाइम मिलेगा रिवीजन। तो मैंने एक लेक्चर बना रखा है रिवीजन ऑफ आवर सॉलिड स्टेट, उसमें सारे के सारे न्यूमेरिकल्स और डिफेक्ट्स को डिस्कस किया है। अभी आपके ना 2-3 स्टूडेंट्स के पेपर में आया था सॉलिड स्टेट, तो मैंने उनसे क्या कहा था, पूरा चैप्टर नहीं, एटलीस्ट आप मेरा वो लेक्चर देख लो जो रिवीजन लेक्चर है। और उन्हीं के फ़ोन आए थे, खन्ना सर जो आपने 2-3 न्यूमेरिकल्स कराए वो सारे पेपर में आ गए, क्लियर। तो 2-3 न्यूमेरिकल उनमें से भी आ गए थे। 1 आवर 30 मिनट्स का सारा वो लेक्चर है, क्लियर। तो अब बेटा अगर यहाँ तक क्लियर थे, अब इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करने थे। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले एक सोचकर मुझे आंसर देना। मैंने आपको क्लियर किया सिंपल क्यूब, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, पर बेसिकली हमारे पास क्या था, कंपटीशन में एक केस और एक्स्ट्रा आ जाता है, क्लियर। इसकी एजेस बताओगे कितनी है। एजेस क्या होता है, जहाँ पर ये फेजेस आके मिलती हैं, जहाँ पे ये सरफेस एक दूसरे को कट कर रहे थे, इंटरसेक्ट, दैट गिव्स अस फॉर्मेशन ऑफ फेस एज, दैट गिव्स अस फॉर्मेशन ऑफ एज, वो एज आई थी, क्लियर। अब तुम लोग बताओगे एज, एक क्यूब की कितनी एजेस है, आराम से सोच लो पहले, फिर मैं आंसर दूंगा। आप लोग सोच लो कितनी एजेस है। जब भी मैं ग्रुप में पूछता था ना, मोस्टली आप सब मुझे 8 एजेस बताते थे। कैसे, ये फर्स्ट एज, ये फर्स्ट एज, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवन्थ और ये क्या थी 8, क्लियर। 8 एजेस तो काउंट कर लिए बेटा, ये भी तो एज है, 9th, 10th, 11th और 12th, ये भी तो एजेस है ना। तो दैट मीन्स इन क्यूब वी आर हैविंग एजेस, कितनी एजेस आ गई 12, क्लियर। हमारे पास एजेस क्या आ गई 12। अगर एजेस 12 है, इसकी भी कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल सकते थे। अब एज के अगर सेंटर में है, एज के सेंटर में, दैट मीन्स हमारे पास पार्टिकल यहाँ बैठा है, यहाँ पर, तो जिसको मेरे साथ थोड़ा सा भी लॉजिक क्लियर हुआ है, नेक्स्ट लेक्चर मैं पूछूंगा आपसे, क्लियर। अभी तो हम लोग बात नहीं कर पा रहे ना, तब नेक्स्ट लेक्चर पूछूंगा किसी ने ठीक आंसर कैलकुलेट किया था, अगर ये एज पे था पार्टिकल तो इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगी, सोचो पहले। अगर पार्टिकल यहाँ पे था सेंटर ऑफ वन एज, तो व्हाट विल बी इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू गिवन यूनिट सेल, इसकी यूनिट सेल में कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगी। क्योंकि कंपटीशन में ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स इसी के आते हैं एज के, और बड़े स्टूडेंट जो रट्टा लगाते हैं ना
कि कॉर्नर पे 1/8 है, फेस सेंटर पे हाफ है, बॉडी सेंटर में कंप्लीट है, वो इन केसेस में फंस जाते हैं। पर जब मैंने आपको इतने लॉजिक दे दिए, देखा कोई तो देख रहा होगा सेंटर ऑफ एज था, तो ये एज को 2 में शेयर कर दिया, तो मोस्टली तुम लोग आंसर क्या बोलोगे, हाफ। पर याद करो ऐसे 2 इसके ऊपर भी तो यूनिट सेल आ रहे थे, दैट मीन्स ट्रॉफी 1 थी और डिस्ट्रीब्यूट किस में कर दी, 4 में, 2 ये और 2 ये 4। तो एच की कंट्रीब्यूशन हर बार हमारे पास क्या आई, जस्ट 1/4, और एजेस थी कितनी, 12। तो टोटल कंट्रीब्यूशन बाय कांस्टेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट एट एज, total contribution by our constant particle present at edges is equal to 1/4 into 12। तो इफेक्टिव एटम्स 3 आ गए। रिपीट करूं या क्लियर? अब तो सर रिपीट करने की इतनी जरूरत भी नहीं, आप लोग वीडियो पे दोबारा देख लोगे कि नहीं, है ना? या रिपीट कर दूं? चलो, आलसी मैं क्या, मुझसे आपसे ज़्यादा आलसी मैं हूँ, पर चलो रिपीट कर देता हूँ। ये देखो एज का सेंटर था आधा, क्लियर, सेंटर में ले आया। अगर ये सेंटर का एज था तो ये कंट्रीब्यूशन आ गई एज सेंटर। तो आज ए स्टूडेंट क्या लिखोगे, सर एज की कंट्रीब्यूशन क्या है, हाफ। तो जिसको मेरे साथ याद था ये 3D स्ट्रक्चर्स है, अगर ये 3D है तो दैट मीन 2 इसके ऊपर भी है, एक पार्टिकल को शेयर किसमें किया, 4, तो कंट्रीब्यूशन क्या रहेगी, जस्ट 1/4। तो 1/4 into 12 इफेक्टिव एटम्स एट एजेस इज जस्ट 3। क्लियर? अब बताओ मेरे साथ यहाँ तक का थ्योरी पार्ट तो क्लियर हुआ सबको? हाँ जी, यहाँ तक का थ्योरी पार्ट सबको क्लियर हुआ? हाँ जी, क्लियर। अगर यहाँ तक का थ्योरी पार्ट क्लियर है, अब न्यूमेरिकल स्टार्ट कर सकते थे। ये न्यूमेरिकल्स बड़े आसान है, क्लियर। लिखो आप फर्स्ट न्यूमेरिकल, प्रिडिक्ट फॉर्मूला ऑफ ए बी क्रिस्टल, predict formula of AB crystal when constituent particles of A are present, constituent particles of A are present only at the corners of given unit cell. Constituent atoms of A are present only at the corners of given unit cell, and constituent particles of B are present at the center of each phase, and constituent particles of B are present at the center of each phase। बेटा अब आप अगर ये न्यूमेरिकल बुक्स में करोगे ना, बुक में तो बड़ी बड़ी सी कैलकुलेशन देती, मुझे वो कैलकुलेशंस नहीं आती। मैं आप बच्चों को एक सिंपल सा टिप देता हूँ, जब भी इसके न्यूमेरिकल्स आए, अब याद है सॉल्यूशंस में टिप दिया था कि न्यूमेरिकल करना बाद में, पहले उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई कर लो, क्लियर, उसको ब्रेक करो 5% 2%। जब गए थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वहाँ कहा था इलेक्ट्रोलाइट को ब्रेक कर दो कि कौन से आयंस मिल रहे हैं। जब आपको गया था केमिकल काइनेटिक्स, वहाँ कहता था न्यूमेरिकल बाद में, पहले रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस कर दो इन टर्म्स ऑफ कंसर्वेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। ऐसी ना आज सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल्स का सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना, बुक्स में नहीं है, पर आपको जब भी ऐसे न्यूमेरिकल्स आए, इनके यूनिट सेल्स ड्रॉ कर दो इंडिविजुअल, क्योंकि अभी मैंने पहला न्यूमेरिकल सबसे सिंपल उठाया, क्लियर। अब देखो ए के लिए अगर मैं यूनिट सेल ड्रॉ करता हूँ, ये था हमारे पास ए का कंसेप्ट, 1 पार्टिकल, 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल, 4 5 6 7 और 8, क्लियर। ये मैंने ड्रॉ कर दिया फॉर ए। अब तुम्हें से मेरे से भी ज़्यादा अगर कोई आलसी हो जाएगा करना तो बी भी यहीं पे ड्रॉ कर दो, ये तो आसान हो जाएगा। पर मैंने 2 न्यूमेरिकल्स अभी ये स्टार्ट किया है, क्लियर। इसको तो बड़ा कॉम्प्लिकेट करना है, तो आपको जितने पार्टिकल्स दिए हो, जितने एटम्स, उन सबके यूनिट सेल्स अलग अलग ड्रॉ करना, ड्रॉ दियर यूनिट सेल्स सेपरेटली। अगर सेपरेटली ड्रॉ करूं, अब ये मेरे पास बी आ गया बी। अब पढ़ो स्टेटमेंट क्या लिखा था, बी के पार्टिकल रखे थे कहाँ पर, एट द सेंटर ऑफ ईच फेज। तो दैट मीन्स एक पार्टिकल यहाँ पर, एक पार्टिकल यहाँ पर, एक इधर और एक इधर, 4 आ गए। अगर 4 आ गए तो ये आ गया 5th और ये आ गया मेरे पास 6th, तो ये मेरे पास यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ बी आ गई। अब देखो अगर यहाँ पर इतना लिख लिया मेरे साथ, तो इफेक्टिव एटम्स ऑफ
ए इज इक्वल टू, कॉर्नर्स पे थे तो क्या आ जाएगा 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1 आ गया। अब तो शायद कोई मान जाएगा इधर इफेक्टिव एटम्स ऑफ बी इन गिवन यूनिट सेल। हाँ जी बताओ क्या लिखूं, क्या लिखूं यहाँ पर। हाँ जी कंट्रीब्यूशन क्या थी हाफ, टोटल क्या थे 6, तो हाफ इंटू 6 3 आ गया। दैट मीन्स एक एटम इसका था और इसके एटम क्या थे 3, इसका एटम 1 और इसका एटम क्या था 3, तो मुझे फॉर्मूला नहीं मिल गया फॉर गिवन ए बी क्रिस्टल ए इज टू बी, तो क्या आ रहा है 1:3, तो हमारे पास फॉर्मूला घूम फिर कर आ गया AB3। ये तुम्हारे बेटा सीबीएसई में और कंपटीशन में सबसे आसान न्यूमेरिकल अगर आना है तो वो इस पैटर्न्स पे आ रखे। कंपटीशन में एक बार क्या हुआ था 3-4 केसेस आ गए थे, उनकी मैचिंग आ गई कि इनको मैच कर दो, व्हाट आर द जनरल फार्मूलाज ऑफ आवर गिवन यूनिट सेल, इन सबके फार्मूलाज बनाने आ गए थे कंपटीशन में। क्लियर। अब बताओ सबको एक पहला सिंपल न्यूमेरिकल क्लियर हुआ। एक अगर अभी भी मेरा भाई था खन्ना सर कुछ नहीं समझ आया ये न्यूमेरिकल आपने कैसे किया है, क्लियर, एक और करें ताकि हमारा ये न्यूमेरिकल का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब मैंने आपको क्या कहा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, क्लियर, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट नॉट ओनली एट द, अब चलो लिखो अब दोबारा से एक न्यूमेरिकल और, प्रिडिक्ट अब लिखो फिर प्रिडिक्ट फॉर्मूला ऑफ ए बी क्रिस्टल, प्रिडिक्ट formula of AB crystal when constituent particles of A, when constituent particles of A are present, when constituent particles of A are present not only at the corners, constituent atoms of A are present not only at the corners of given unit cell but also at the center of each edge, but also at the center at the center of each phase, but are also present at the center of each phase, clear। और B का लिख लो, B and constituent particles of B are present not only at the center of each edge, not only at the center of each edge but also at the center of our given unit cell, but also at the center of given unit cell। तो देखो ये मैंने A और B ड्रॉ कर दिए। अब समझ आया क्यों आपको आदत डाली थी कि हर बार इनके यूनिट सेल्स अलग अलग ड्रॉ करना, नहीं तो खिचड़ी बन जाएगी सारी, क्लियर। अब ध्यान से फिर देखो मैंने क्या बोला था, A के पार्टिकल्स नॉट ओनली एट कॉर्नर्स, और कहाँ पे रखे थे, हाँ जी बोलो साहब, सेंटर ऑफ ईच फेज। अगर सेंटर ऑफ ईच फेज था तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ ये आ गए पार्टिकल्स, और जो बी था नॉट ओनली एट द सेंटर ऑफ ईच एज, एजेस पे आ गए 12 और एक कहाँ पे आ गया सेंटर में। अब शायद तुम में से कोई तो बनवा देगा फार्मूला, इफेक्टिव एटम्स ऑफ ए इज इक्वल टू क्या लिख सकता था 1/8 इंटू 8, क्लियर। साथ में क्या लिख सकता था हाफ इंटू 6। तो न्यूमेरिकल्स में ना हमें ये रिलैक्सेशन है, ये मत सोचना खन्ना सर टाइम सेव करने के लिए, क्योंकि वो बड़ी स्टेटमेंट ना सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखी थी, कभी भी पेपर में नहीं आती। पेपर में वी आर अलाउड दिस शॉर्टकट्स, हम लोग पेपर में ये शॉर्टकट ले सकते हैं, तो समझाना था इसलिए मैंने पूरा डिटेल में आपको समझा दिया, क्लियर। अब देखो जब यहाँ पार्टिकल्स थे तो इनकी टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन 1 + 3 इज इक्वल टू 4 आ गई। अगर तुम्हें से कोई इफेक्टिव एटम्स फाइंड करना था, इफेक्टिव एटम्स ऑफ बी, क्लियर, एक तो पूरा सेंटर में था तो ये तो 1 पूरा का पूरा इसको आ गया। अभी आपको लॉजिक क्लियर किया था, एच पे कंट्रीब्यूशन क्या थी 1/4 और एजेस पे थे कितने इंटू 12, तो 1 + 3 4। तो देखो मेरे पास जो फॉर्मूला घूम फिर कर आया A/B 4:4, तो बेसिक रेशियो क्या रहेगी 1:1, तो फॉर्मूला क्या रह गया मेरे पास सिंपल घूम फिर कर AB रह गया, क्लियर। ऐसे बेटा ये न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो जैसे देखो मैंने ये न्यूमेरिकल्स किए, किसी के तो दिमाग में घूम रहा होगा खन्ना सर आपने कहा था डिफेक्ट्स भी आते हैं, अभी पार्टिकल्स प्रॉपर प्रेजेंट है, हो सकता है पार्टिकल मिसिंग हो, और ये मिसिंग पार्टिकल्स सबसे ज़्यादा आते हैं कंपटीशन में, पहला, क्लियर। दूसरा क्या था, अगर मिसिंग थे
तो अभी तो देखा स्टार्टिंग में बड़ी रेशियोज प्रॉपर आ रही हैं, तो हो सकता है ये रेशियोज चेंज होनी स्टार्ट हो जाए। अगर ये रेशियोज चेंज होनी स्टार्ट होगी तो अब करें इनको पार्टिकल्स को अरेंज फिर से। क्लियर। अब देखो जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल एक और पकड़ा इसी कंसेप्ट पे। अब थोड़ा ध्यान से सोच कर आंसर देना। अब थोड़ा सोच कर। क्लियर बेटा। अब इसके बाद मैंने क्या किया, अब लिखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर। और यहाँ पे अब क्या होगा, आंसर फ्रैक्शंस में घूमने स्टार्ट हो जाएंगे। और ये तुम्हारा मेडिकल के एंट्रेंस में मैंने 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ा, 2-3 बार ऐसे घुमा फिरा कर स्टेटमेंट्स आ रखी हैं। अब मैंने आपको कहा फिर वही एक ए पार्टिकल और एक दूंगा आपको बी पार्टिकल। तो क्या कहता था न्यूमेरिकल, जब भी ये आ जाए तो पहले तो इनके यूनिट सेल्स ड्रॉ करके छोड़ दो। क्लियर। और जब भी मैं ये न्यूमेरिकल स्टार्ट करता था ना ग्रुप में, तो आप बच्चे कहीं मैं क्वेश्चन बोलता रह जाता था इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट, वो तब तक मुझे आंसर बोल देते थे। अब देखो एक पार्टिकल फिर मैंने लिया ए, एक पार्टिकल फिर कौन सा लिया बी। अब ए का दिया दीज आर प्रेजेंट नॉट ओनली एट द कॉर्नर्स बट ऑल्सो एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। Quotient particles of A are present not only at the corners but also at center of each face. But one constant particle of A is missing from corner. But one constant particle is missing from corner A. Clear? ये आ गया। And constant particles B, और जो constant particle B है इनका देखा these are present। क्लियर। अब सारा क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ बेटा, क्योंकि आप में से कईयों ने मेरे लिखा नहीं है। रिपीट कर देता हूँ पूरा, क्योंकि मैंने एक फिगर बना के सीधा स्टार्ट कर दिया। प्रिडिक्ट फॉर्मूला ऑफ ए बी क्रिस्टल। प्रिडिक्ट फॉर्मूला ऑफ ए बी क्रिस्टल। व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ ए आर प्रेजेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ ए आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ गिवन यूनिट सेल। Constant particles of A are present only at the corners of given unit cell, and one particle A is missing from corner, and one constant particle of A is missing from corner, and B जो है B, and constant particles of B are present at center of each phase, and these are present at center of each phase। तो अगर center of each phase था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ आ गए। ए का मैंने क्या बोला था, कॉर्नर्स पे थे बट वन एटम वाज मिसिंग फ्रॉम इट्स कॉर्नर। तो अगर एक एटम मिसिंग है ऐसे ड्रॉ कर दूं। क्लियर। अब मुझे देखो बी की कंट्रीब्यूशन निकालनी तो आसान थी। बी की कंट्रीब्यूशन क्या थी, हाफ इंटू 6। इसकी कंट्रीब्यूशन तो बड़ी अच्छी आ गई 3। अब तुम लोग कैलकुलेट करोगे इसकी कंट्रीब्यूशन क्या आएगी। मैं तो आपके जगह में पता नहीं क्या क्या कर देता था, उल्टा सीधा पता नहीं क्या कंसेप्ट लगाता था। तो जिसको मेरे साथ लॉजिक्स क्लियर थे, याद है इसकी कंट्रीब्यूशन क्या थी 1/8। अभी तक सारी बार मल्टीप्लाई किससे किया था 8, पर इस बार कितने पार्टिकल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7। अगर 7 है तो इस बार 1/8 इंटू 7, अभी घूम फिर कर मेरे पास ये 7/8 आ गई। अगर ये 7/8 आ गई, अब फॉर्मूला बिल्ड करें ए और बी, तो 7/8 = 3। तो ये यहाँ पर अगर ऐसे था तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए तो A/B = 7/24। तो मेरे पास फॉर्मूला घूम फिर के क्या आ गया A7 B24। क्लियर। ये थे। अब मैंने भी एक कॉर्नर में से किया, हो सकता है कंपटीशन में आपको कर दूं आर प्रेजेंट ओनली एट द सेंटर ऑफ ऑपोजिट फेस। क्लियर। या क्या कर दूं, ऑल्टरनेट कॉर्नर्स आर मिसिंग। अगर ऑल्टरनेट कॉर्नर्स मिसिंग कर दिए तो 1/8 इंटू 4, तो तभी इफेक्टिव एटम हमारे पास हाफ रह जाएगा कि नहीं। क्लियर। ऐसे बेटा इनके न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब बताओ मेरे साथ आज के लेक्चर के एटलीस्ट ये न्यूमेरिकल्स सबको क्लियर हुए, या किसी को अभी भी डाउट है करना सर क्या पढ़ाया है, कैसे न्यूमेरिकल्स कराए, हमें तो नहीं क्लियर है। हाँ जी, क्लियर यहाँ तक। अगर यहाँ तक क्लियर है, क्लियर। अभी तक भी न्यूमेरिकल्स आसान थे। आसान कैसे थे, मैं आपको डायरेक्ट दे रहा था कि इतने एटम्स हैं। हाँ जी, मैं आपको डायरेक्ट दे रहा था कि इतने एटम्स मेरे बैठे हैं यहाँ पर और इनको प्लेस कर दिया कि नहीं, है ना। तो अब मैं आपको एटम्स का देकर मास देना शुरू कर दूँ एटम्स का। अगर मास दे दिया तो 11th क्लास में कौन सा कंसेप्ट किया था, मोल कंसेप्ट। मैं अपना न्यूमेरिकल को मोल कंसेप्ट पे ले गया।
क्लियर। इसलिए कंपटीशन में ना सीबीएसई में आएंगे ये क्वेश्चन मोस्टली। कंपटीशन में क्या होता है, हम लोग एटम्स ही देंगे, आपको मासेस देकर थोड़ा सा कंफ्यूज कर देंगे। तो अगर पेपर में आपको मास दे दिया तो दैट मीन्स मैंने न्यूमेरिकल को थोड़ा सा क्या कर दिया, टिपिकल। हमने न्यूमेरिकल को थोड़ा सा वहां पे क्या कर दिया, टिपिकल। कैसे? तो अब ना न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले एक बार जो मैं आपके साथ, जो मेरे साथ 11th में थे या जो अब आए 12th में, उनके साथ मोल कंसेप्ट में एक सिंपल सा कंसेप्ट क्लियर करूँ। मोल कुछ भी नहीं था। मोल बेसिकली क्या था, यहाँ पर लिख दिया सेंटर में। क्लियर। मोल कुछ भी नहीं था, इट वॉज जस्ट कंसेप्ट विच कुड बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ GAM, इन टर्म्स ऑफ ग्राम एटॉमिक मास। ये कुछ नहीं था। इट कुड बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ऐसे ये कुछ नहीं था। इट कुड बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर वैल्यू याद है 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर। याद है ये नंबर था। तो अगर ये नंबर था, पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। आगे जब सॉलिड स्टेट चैप्टर मूव करेगा ना, दिस कैन कॉरस्पॉन्ड टू आवर नंबर ऑफ वर्ड्स आल्सो। एक यहाँ पर बड़ी सी कहानी लिखता था, whenever we consider 1 mole of a gas at STP, कि जब भी हम लोग 1 मोल लेते थे गैस का अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, दिस विल डेफिनेटली ऑक्यूपाई वॉल्यूम 22.4 लीटर्स और 22,400 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्लियर। आपको कहता था ये न्यूमेरिकल्स बड़े आसान है, बस आपको क्लियर होना चाहिए विच टू टर्म्स आर इन्वॉल्व। तो याद है यहाँ पर मैं कर देता था डबल लाइन, दैट मीन ये सारी टर्म्स आपस में रिलेटेड थी। और यहाँ पर हर बार लगाता था सिंगल लाइन। सिंगल लाइन क्यों? क्योंकि एटम्स कभी भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करेंगे। क्लियर। क्योंकि एटम्स कंबाइन करके गैस में गए, तो दिस कंसेप्ट वाज होल्डिंग गुड फॉर गैसियस मॉलिक्यूल्स। क्लियर। और ये कंसेप्ट किसका था? एटम्स का। क्लियर। तो आज ना इसी कंसेप्ट को यूज में लाएंगे कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या होगा, मैं आपको मॉलिक्यूल्स नहीं दूंगा, एटम्स नहीं दूंगा, मैं आपको वेट दे दूंगा। अगर मैंने मास दे दिया तो न्यूमेरिकल को थोड़ा सा टिपिकल कर दिया। करें एक न्यूमेरिकल इसी बेस पे। तो लिखो एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ये तो ना तुम बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते कई न्यूमेरिकल्स याद हो जाते हैं, तो जो न्यूमेरिकल्स कर रहे थे ये सारे आपको किसी ना किसी बुक में मिलते जाएंगे। क्लियर बेटा। एक लिखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल। कैलकुलेट the approximate number of unit cells. Calculate approximate number of unit cells present in 1 gram of gold. Present in 1 gram of gold, given that gold crystallizes in 1 gram of gold, given that gold crystallizes in face centered unit cell. Gold crystallizes in face centered unit cell. क्लियर। और गोल्ड का हमें यहाँ पर एटॉमिक मास गिवन है गोल्ड का, दैट इज 197 ग्राम्स पर मोल। हमें ये एटॉमिक मास गोल्ड का गिवन है 197 ग्राम्स पर मोल। क्लियर। अब देखो जैसे ये ग्राम्स आ गए और आपको क्या रखा है, प्रिडिक्ट हाउ मेनी यूनिट सेल्स। नंबर तो स्ट्राइक करेगा मास, और अगर नंबर का कंसेप्ट है मास और नंबर, तो खन्ना सर का पक्का मोल कंसेप्ट तो यूज में आएगा ही आएगा। क्लियर। अब देखो मुझे नहीं ध्यान बुक में पहला स्टेप क्या किया है, मुझे तो बहुत बेसिक क्लियर है। मुझे अब यहाँ पर फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, है ना। अगर नंबर ऑफ यूनिट सेल्स किसके दे रखे, सिल्वर गोल्ड के, गोल्ड क्रिस्टलाइज किसमें कर रहा है, फेस सेंटर्ड, तो मुझे ध्यान देता 4 एटम्स इज इक्वल टू 1 फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। हाँ जी, इतना तो क्लियर था कि अगर 4 एटम्स है इफेक्टिव एटम, तो वी वर हैविंग 1 फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। किसी को अगर अभी भी भूल गया तो याद है फेस सेंटर्ड की कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट की थी 1/8 इंटू 8 प्लस हाफ इंटू 6, तो टोटल इफेक्टिव एटम्स वर 4। 4 एटम थे, मुझे क्या फाइंड करना है, यूनिट सेल्स। इतनी तो मेरे साथ 11th क्लास की आदत क्लियर थी, या अब तो तुम लोगों ने न्यूमेरिकल्स कर लिया, सॉल्यूशन के, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, काइनेटिक्स के, कि खन्ना सर कहते हैं पहले टेबल बना लो। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया, ये मुझे फाइंड करना है। तो एक स्टूडेंट क्या करता है, खन्ना सर यहाँ पर भी तो क्वेश्चन मार्क है, पीछे तो आपने बड़े अच्छे बोल रहे थे ये एटम यूनिट सेल पे यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, अब तो कुछ नहीं।
पर जो स्टूडेंट तुम में से थोड़ा सा ध्यान से दे रहा था, मैंने इस बार आपको गोल्ड का कंसेप्ट दिया है। वी आर जस्ट कंसिडरिंग 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। अगर 1 ग्राम ऑफ गोल्ड है और उसे रिलेट किससे करना है, नंबर, तो जब बेसिकली मैंने इन दो टर्म्स को नहीं रिलेट कर दिया, मास और नंबर को कर दिया, मास और नंबर। तो अगर यहाँ से अगर मेरा नंबर आ जाएगा, अगर नंबर आ गया तो यूनिट सेल्स फाइंड कर सकता था। ये थी बेटा मेरे साथ आदत पढ़ने की कि तुम लोग मेरे साथ ना लॉजिक्स बनाओ। ये नहीं कि बुक में पहला स्टेप लिया तो वही करना है, वो नहीं करना। हमें यहाँ पे फाइंड करना था नंबर ऑफ यूनिट सेल्स। क्लियर? उसके लिए मुझे क्या चाहिए, एटम्स। एटम्स तो दिए नहीं, तो मैं अब यहाँ पे जनरल सा कंसेप्ट लिख सकता था पहले, 1 मोल ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू 197 grams is equal to 6.022 into 10⁻23 एटम्स। क्लियर? मुझे इस बार क्या दे रखा है यहाँ पे, 1 ग्राम, है ना, यही दिया 1 ग्राम गुड, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड दे रखा है। अगर मुझे 1 ग्राम ऑफ गोल्ड दे रखा है तो यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करनी है। तो याद करो 11th क्लास में बार बार कहता था, वो बार बार क्या कहता था आपको, कि जब भी इनके न्यूमेरिकल्स आए, क्लियर, जो चीज़ गिवन है लेफ्ट हैंड साइड जिसे फाइंड आउट करना है दैट इज ऑलवेज ऑन राइट हैंड साइड। तो मैं यहाँ पर खुद स्टेटमेंट बना सकता था, 197 ग्राम्स ऑफ गोल्ड कंटेन्स कितना था, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो 1 ग्राम ऑफ दिस विल कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 बाय 197 ग्राम्स आ जाएंगे एटम्स। हाँ जी, आगे एटम्स। अगर ये एटम्स आगे किसी को तो स्ट्राइक कर रहा है, किसी को तो स्ट्राइक कर रहा है। ये बेसिकली जो मैंने आपको एटम्स दिए, ये मैंने यहाँ की क्वांटिटी नहीं दे दी, यहाँ की क्वांटिटी। अगर यहाँ की क्वांटिटी है, अब इसको किया मैंने रब, यहाँ पर क्या था 6.022 इंटू 10⁻23 बाय 197, ये एटम्स आ गए। अगर किसी को यहाँ पे डाउट आ रही खन्ना सर एटम क्यों लिखा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1 ग्राम भी तो ये आना था ना, तो ग्राम और ग्राम कट गए, अपने आप नंबर घूम गया सिर्फ। हाँ जी, तो यहाँ पे ये नंबर आ गया। अगर नंबर आ गया, अब न्यूमेरिकल है मुश्किल, हाँ जी, अब बताओगे आगे, अब बताओगे। इस पार्ट को मैंने रब कर दिया यहाँ पे, अब इसका यूज खत्म हो गया। हाँ जी, अब इसका यूज खत्म। अब मैंने क्या पूछा था, हाउ मेनी इफेक्टिव एटम्स, क्या कहता था, जो चीज गिवन है लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पर आसान था। अगर 4 एटम्स है तो वी आर गेटिंग फॉर्मेशन ऑफ 1 फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, 1 फेस सेंटर्ड यूनिट सेल था। अब मेरे पास अगर 1 एटम था, 1 एटम था, तो दिस विल फॉर्म 1/4 फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। क्लियर? अब मेरे पास कितने एटम्स है, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 197, तो पक्का है दिस विल फॉर्म 1/4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 197, ये आ जाएंगे एटम्स। क्लियर? अब एटम्स आ गए। अब याद है एक स्टूडेंट तो ये कैलकुलेशन में मेरे जैसे की तो छुट्टी हो जाएगी। क्लियर? पर तुम में से अगर किसी को क्लियर हो 11th क्लास में मैं आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान कराता था। आसान करने के लिए याद है आपको लॉजिक्स देता था यहाँ पे, जब वो लॉजिक्स देता था, जब यहाँ पे लॉजिक्स देता था, अगर किसी को स्ट्राइक कर रहा है तो देखो यहाँ पर आंसर, चलो पहले मैं आपको एग्जैक्ट लिख देता हूँ। इसका आंसर एग्जैक्ट क्या था, 7.64 इंटू 10⁻20 20 फेस सेंटर्ड यूनिट सेल्स, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल्स। अब देखो मुझे सॉल्व इसे करना था, 1/4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 और डिवाइड किया था 197। अब देखो यही क्वेश्चन अगर कंपटीशन में आ रखा है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा टाइम सेव नहीं कर सकते। कैसे? इस 197 को मान सकता था 200, अगर 200 मान सकता था तो नीचे रफली 800 आ गया। अगर 800 आ गया तो इसको मैं नीचे 8 इंटू 10⁻2 लिख सकता था। अगर ये 10⁻2 ऊपर ले गया तो ये 23 से घूम फिर कर 21 रह गया। तो अब देखो मेरे पास घूम फिर के क्या रह गया, 6.022, यहाँ पर 8 और इधर आ गया 10⁻21। क्लियर? तो मुझे याद है 6 और 8 आपको 11th क्लास से कहता था मुझे डेसिमल बड़ा तंग करता है। अगर मुझे डेसिमल तंग करता है तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 10 और डिवाइड बाय भी 10 कर दूँ।
क्लियर। तो डिवाइड बाय 10 अगर किया तो ये मेरे पास घूम फिर के यहाँ पर इंटू 10⁻20 आ गया। अब 60.2 को डिवाइड किससे कर रहा हूँ, 8 से। 60.2 को डिवाइड किससे कर रहा था, 8 से, क्योंकि 10 के साथ ये मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पर, है ना। तो ये 60/8 तो आ रहा है मेरा आंसर रफली 87 आ रहा है। तो देखो बेटा, जो मेरा अच्छे स्टूडेंट सिलेक्ट हो रखे हैं, एक जा रखा है IIIT बेंगलोर में, क्लियर। उस स्टूडेंट ने यही किया था, क्या था, खन्ना सर मैंने केमिस्ट्री में कैलकुलेशन पूरी की नहीं, आपका ये लॉजिक स्ट्राइक कर गया था कि साइंटिफिक लैंग्वेज में आंसर ले आओ। साइंटिफिक में लाते क्या, एक स्टूडेंट 197 से आधा घंटा लगा देगा कैलकुलेशन करने में, नंबर तो वही मिलने हैं, क्लियर। तो बेस्ट है ऐसे कैलकुलेशन को थोड़ा सा राउंड ऑफ करने का कंपटीशन में, CBSE में नहीं, कंपटीशन में ऐसे हम लोग कैलकुलेशन को थोड़ा सा राउंड ऑफ कर सकते हैं। राउंड ऑफ करके मेरे पास आंसर आ गया। तो हियर इज आवर करेक्ट आंसर। किसी को अगर अभी भी डाउट आई है ना, खन्ना से ये कैलकुलेशन कैसे बताई, आप मुझे कॉल कर देना, आई वुड एक्सप्लेन अगेन, मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगा इस कैलकुलेशन को, क्लियर। अब बताओ मेरे साथ यहाँ तक टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं, हाँ जी सबको। अगर यहाँ तक के टॉपिक्स क्लियर है तो देखो अभी तक जो हम लोगों ने कवर अप किया इस चैप्टर में, सबसे पहले क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड्स को डिफरेंशिएट किया, फिर व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम लोगों ने सॉर्ट आउट किया था। याद है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन कौन से आए थे, आयनिक, मॉलिकुलर, कोवलेंट और 3D नेटवर्क, और लास्ट आया था हमारे पास कौन सा, मेटेलिक सॉलिड्स, वो सारे किए। आफ्टर दैट स्पेस लेटिस और यूनिट सेल, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स पकड़े। आज का लेक्चर तो इंटरेस्टिंग था कि नहीं, आज तो मुझे टाइम बीतते नहीं पता चला, क्लियर। तो थोड़ा सा आसान लगा। फिर उनके इफेक्टिव एटम्स फाइंड किए, इफेक्टिव एटम्स फाइंड करने के बाद फिर इनके न्यूमेरिकल्स के कंसेप्ट आ गए। न्यूमेरिकल्स का आज का सिंपल सा लॉजिक था, वो लॉजिक क्या था, जब भी न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूले प्रिडिक्ट करने, ड्रॉ देयर यूनिट सेल्स सेपरेटली, जितने तुम्हें एटम्स दे रखे सबके यूनिट सेल अलग अलग कर दो। जैसे ही यूनिट सेल अलग अलग करेंगे हमें ये न्यूमेरिकल्स करने के आ जाएंगे आसान, क्लियर। अब बेटा इसके बाद ना, अब जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना था, ये हमारा इस चैप्टर का सबसे टिपिकल टॉपिक है। तो इस पे ना तुम सारे ज़्यादा सोचना मत, अगर ज़्यादा सोचने बैठ गए तो फिर ये बेटा लेक्चर जो होगा ना आगे का बड़ा कन्फ्यूजन वाला लगेगा, क्लियर। तो इसमें ना ज़्यादा मत सोचना, खन्ना सर ये स्ट्रक्चर ऐसे क्यों नहीं है, वैसे क्यों नहीं है, क्लियर। इसको थोड़ा सा मेरे साथ बस करने की आदत डालेंगे इस टॉपिक को, क्लियर। वो हमारे पास था, व्हाट डू यू मीन बाय क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग इन क्यूबिक क्रिस्टल। व्हाट डू यू मीन बाय क्लोज पैकिंग इन क्यूबिक क्रिस्टल। पता क्या, आज मैंने आपको इस टॉपिक में एक तो इसी की डेफिनेशन अभी लिखवा दूंगा, एक आज आपको टर्म क्लियर करनी है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ना आज तक इतने साल पढ़ाते हो गए, कोऑर्डिनेशन नंबर पहले यहाँ पे आता था, फिर आता था हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, पर अब तुम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कंसेप्ट कर बैठे थे कोऑर्डिनेशन नंबर। वहाँ पे याद है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द लिगेंड विद सेंट्रल मेटल एटम। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर थोड़ा सा अलग आ जाएगा, मैं अभी इसकी डेफिनेशन लिखवा दूंगा, क्लियर। आपके CBSE के पेपर में ना यहाँ से आपको पैकिंग के ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और टेट्राहेड्रल वॉइड्स का डिफरेंस आ रखा है, या फिर ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे न्यूमेरिकल्स आ रखी है, क्लियर। इसलिए इसको ज़्यादा मत सोचना, सिंपल ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल, जैसे नाम स्ट्राइक कर रहा है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल टेट्रा चार, यानी जो एम्प्टी स्पेस आएगी 4 पार्टिकल में। अगर ऑक्टा है, ऑक्टा ऑक्टा 3 और 3 6 पार्टिकल में जो एम्प्टी स्पेस होगी दैट विल बी नोन एज अवर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब अगर किसी को आ रहा है खन्ना सर क्या बोला वर्ड वर्ड क्या होता है, सिंपल सा कंसेप्ट है। देखा मम्मा जब कई बार शुगर लेकर आए कंटेनर में, हम लोग ले आते हैं कैरी बैग में, कैरी बैग में लाकर मैंने उस शुगर को क्या घर में रखा हुआ था कंटेनर, उसमें फिल कर दिया, और कहीं मम्मा ने आपके ड्यूटी लगा दी भाई जाके ना मैं शुगर को मार्केट से ले आई तो बस इसे कंटेनर में डाल दे। तो तुम बच्चे गए कंटेनर में डालने, गए पूरी डली नहीं, आगे मम्मी को बोल दिया साथियों नहीं डली अपने आप डाल लो, बाकी बच गई है क्या करना है। तो मम्मा जाके क्या करते, जो कंटेनर पूरा फिल था उसको थोड़ा सा शेक करते, जैसे ही थोड़ा सा शेक किया सारे पार्टिकल प्रॉपर्ली पैक हो गए, दैट वाज आवर क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। वही क्रिस्टल्स की पैकिंग का कंसेप्ट था। जैसे मैंने शेक किया तो जो उसमें कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स है दीज ऑल अरेंज प्रॉपर्ली इन गिवन स्पेस टू देम, जो ने स्पेस अवेलेबल की उसमें प्रॉपर्ली अरेंज कर लिया।
जैसे ही प्रॉपरली अरेंज किया, नाउ वी कैन ऐड मोर शुगर पार्टिकल्स इन इट, दैट वाज क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। अभी भी एक को डाउट आया करना, सर क्या समझाया तो शुगर का, तो तुम बच्चे तो नहीं, हमारे टाइम छोटे होते ना कंचे बड़े खेलते थे, कंचे, जब वो कंचा खेलते थे तो हम लोगों के पास ना घर में बुक्स हमारी कहाँ पे है, मैं अपने चलो एग्जांपल, बुक्स कहाँ पे है मुझे नहीं पता, क्लियर, मेरा पेन मैंने इधर पड़ा पड़ा है, पर कंचे मेरे जो थे, कंचे पेबल्स, वो मेरे कंटेनर में प्रॉपर होते थे। तो क्या होता था, जब पूरा कंटेनर भर गया तो मैंने उसे थोड़ा सा शेक किया, जैसे ही शेक किया उसमें और क्रिस्टल्स आ गए और पेबल्स आ गए, मैंने और उसमें कंचे डाल दिए। अब देखने में तो वो कंचे का डिब्बा भरा हुआ है। आप बताओ, अगर मैं सैंड का ऊपर से सैंड पकड़कर ऐड करूं कंटेनर में, बाहर आ जाएगी? अगर मेरे पास कंचों का कंटेनर था पूरा भरा हुआ, क्लियर, और अब ऊपर से मैं उसके ऐड कर रहा था सैंड, अगर उसमें सैंड ऐड कर रहा था तो सैंड बाहर आ जाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि जब मैंने थोड़ा सा पास जाकर देखा तो जो क्रिस्टल्स अरेंज किए थे उनमें एम्प्टी स्पेस थी, तो जो सैंड के पार्टिकल्स ऐड किए वो उसी एम्प्टी स्पेस में जाकर सेटल होंगे। ये सारा कंसेप्ट था बेटा क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स का, कि जब भी हम लोग इन क्रिस्टल्स को अरेंज करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अरेंज करेंगे, देन देयर विल बी एम्प्टी स्पेस लेफ्ट बिहाइंड बिटवीन दीज क्रिस्टल्स। जो एम्प्टी स्पेस लेफ्ट बिहाइंड होगा दैट इज नोन एज अवर वॉइड, उसको नया नाम दे दिया वॉइड। तो आज का लेक्चर तो जस्ट इंट्रोडक्शन है वॉइड के साथ। नेक्स्ट लेक्चर हमारा यही न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे ए बी क्रिस्टल अलॉन्ग विद वॉइड्स, वॉइड्स के साथ इनके न्यूमेरिकल्स थोड़े से और डिटेल में चले जाएंगे। क्लियर? अब बताओ एटलीस्ट क्लोज पैकिंग का कुछ बेसिक से एक आध बेसिक लाइन तो क्लियर हुई। अब डेफिनेशन लिखवा सकता था, व्हाट डू यू मीन बाय क्लोज पैकिंग इन क्यूबिक क्रिस्टल? तो लिख लो बेटा एक डेफिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय क्लोज पैकिंग इन क्यूबिक क्रिस्टल? हाँ जी लिख लो, what do you mean by close packing in cubic crystal? Packing of spheres, packing of spheres takes place, packing of spheres takes place in such a way, packing of spheres takes place in such a way that maximum available space, that maximum available space is occupied, maximum available space is occupied and minimum space is left behind, and minimum space is left behind. This concept is known as, this concept is known as close packing in cubic crystal. This concept is known as close packing in cubic crystal. क्लियर? एक बार डेफिनेशंस खत्म हो जाए, सेकंड भी लिखवा दूं, अभी क्लियर कर देंगे। व्हाट डू यू मीन बाय दिस कोऑर्डिनेशन नंबर? किसी भी पेपर में ना बेटा ये कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइन करना नहीं आया, क्लियर, इसके हर बार न्यूमेरिकल्स या कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करना आता है इन केसेस ऑफ आवर पैकिंग। क्लियर? तो नेक्स्ट हमारे पास क्या था, कोऑर्डिनेशन नंबर। लिख लो, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ क्रिस्टल, coordination number of constant particle, coordination number of constant particle, of constant particle in given crystal, in given crystal is the number of its nearest neighbors, is the number of its nearest neighbors। क्लियर? कि उसके इमीडिएट नेबर्स क्या है, उसके इमीडिएट नेबर्स पे हमारे पास क्या कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना आ जाएगा। क्लियर? अब बताओ एटलीस्ट इतना कोऑर्डिनेशन नंबर का एक लॉजिक तो क्लियर हुआ। अब ना ये जो पैकिंग है हमें स्टडी करनी है 3 डायमेंशन में, याद है 3 डायमेंशन में विजुअलाइजेशन आ जाती है। तो हम लोग पैकिंग स्टार्ट करने के लिए आज 3D पे नहीं जाएंगे, आज डिस्कस करेंगे जस्ट 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन। नेक्स्ट लेक्चर में पकड़ेंगे पैकिंग ऑन द बेसिस ऑफ 3 डायमेंशन। क्लियर? तो बेटा आज सबसे पहले आएगी क्लोज पैकिंग इन, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। आज सबसे पहले आ जाएगी डिस्कस क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। अब देखो अगर एक डायमेंशन में है तो थोड़ा सा ध्यान में, जब मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया था आपके साथ क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड, तो स्कूल की असेंबली बनवाई थी। अगर स्कूल की असेंबली 1 डायमेंशन दैट मीन्स मैं एक लाइन को कंसिडर करूं, बस एक लाइन है ना, एक लाइन को कंसिडर करें।
अगर एक लाइन को कंसिडर किया, ना मैं पहला स्टूडेंट पकड़ सकता हूँ ना बीच में, ना आखिर वाला। अगर मैं बीच में कोई स्टूडेंट पकड़ रहा हूँ, एक लाइन में स्टूडेंट्स थे इन वन लाइन, और मैंने एक बीच में से स्टूडेंट पकड़ा, क्लियर, वो किससे बातें कर सकता है? एक स्टूडेंट को पकड़ा, वो किससे बातें कर सकता है? थोड़ा सा विजुलाइज करो। स्कूल में आप असेंबली में हो, अपनी क्लास 11th का सारे स्टूडेंट्स लाइन में थे, तो जो स्टूडेंट बीच में है वो एक आगे वाले के साथ एक पीछे वाले के साथ बात कर सकता है, तो दैट मीन पक्का है कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आ गया। और एक बेसिक क्या था, दीज स्फीयर्स टच ईच अदर। तो बेटा आज का एक लॉजिक ध्यान रखना, जितने हमारे कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं दीज आर कंसिडर्ड टू बी हार्ड स्फीयर्स। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था, स्फीयर्स विद टच ईच अदर, जो स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं उन्हीं के बेस पे कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करते थे। तो दैट मीन्स अगर वन डायमेंशन में बात कर रहा था, तो ये एक पार्टिकल, ये सेकंड पार्टिकल, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवन्थ। देखा, सब पार्टिकल को मैंने टच किया। अगर सपोज मैं इस पार्टिकल को पकड़ूं बीच में, इसका इमीडिएट नेबर एक इधर है एक इधर है, तो पक्का है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आ जाएगा। अब बताओ, सिंगल पैकिंग तो क्लियर हुई। अब थोड़ा सोचो, मुझे वन डायमेंशन से जाना है 2, 2 से जाना है 3। अब तुम्हारी पूरी स्कूल की असेंबली का कंसेप्ट ले लें। अगर पूरी स्कूल की असेंबली का कंसेप्ट लिया, थोड़ा सा विजुलाइज करो और सोचो, जो स्टूडेंट बीच में है, बीच में खड़ा है, क्लियर, वो किस किस से बातें कर सकता है? सोचो एक बार, पहले आप सोचो, मैं तो आंसर बोल ही दूंगा कि जो बीच में स्टूडेंट है, तो ये 2 डायमेंशनल पैकिंग नहीं आ गई, एक आपके ऐसे लाइन बन रही है एक ऐसे, क्लियर, ऐसे और ऐसे, तो ये 2 डायमेंशनल पैकिंग आ गई। अब जो स्टूडेंट बीच में है वो किससे बातें कर सकता है? कर सकता है 4 के साथ, आगे वाले के साथ, पीछे वाले के साथ, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, इससे ज़्यादा तो नहीं बातें कर सकता। तो दैट मीन्स पक्का है इस केस में 2 डायमेंशनल पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ गया। बेटा यही था बस आज के लेक्चर का लॉजिक। तुम्हें ना बुक में से क्रैम नहीं करना, समझ ही नहीं आएगा। पर अगर मेरे से ऐसे कभी स्कूल की असेंबली कभी क्या, तो हमें ये पैकिंग के सारे कंसेप्ट समझने आसान हो जाएंगे। नहीं तो बड़े टीचर्स ना कहते हैं रट्टा लगा लो कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 1, इसका 2, इसका 4, इसका ये, इसका वो। मुझे नहीं आ रहा था, मैं तो ऐसे विजुलाइज कर लेता हूँ कि वन डायमेंशन था, एक डायमेंशन, तो जो स्टूडेंट एक लाइन में खड़े हैं, तो बीच वाला स्टूडेंट आगे और पीछे के साथ बाहर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था, 2। जब स्कूल की असेंबली थी, तो जो बीच वाला स्टूडेंट है वो सिर्फ 4 से बातें कर सकता है, आगे और पीछे और एक लेफ्ट और एक राइट साइड। तो दैट मीन्स पक्का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था, 4। अब बताओ, वन डायमेंशन का केस क्लियर हुआ। और ये ना फिगर्स थोड़े से बड़े ड्रॉ करना, क्लियर, एटलीस्ट तुम्हारा जो सर्कल है वो 2 लाइनों में तो आना चाहिए। और ये मैं खुद बड़ी प्रैक्टिस की है तब जाके बनने स्टार्ट हुए, क्योंकि आज तो अभी इसको जस्ट एक ड्रॉ किया है, अब देखना इसको कैसे कैसे कन्फ्यूज़ करेंगे। तो ये वन डायमेंशनल पैकिंग तो आसान आ गई। अब 1 के बाद सेकंड हमारे पास क्या, 2 डायमेंशनल पैकिंग आ गई, 2 डायमेंशन। तो अब मेरे पास सेकंड कंसेप्ट आ गया, पैकिंग इन। आज बस 2 डायमेंशन तक करेंगे, आज थर्ड नहीं पकड़ेंगे, थर्ड पकड़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ताकि तुम्हें अगर फर्स्ट और सेकंड में कोई डाउट भी है, तो जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर इंट्रैक्शन पे आएंगे ऑनलाइन, क्लियर, तो हम उससे डाउट्स क्लियर कर लेना पहले, तब फिर करेंगे थर्ड डायमेंशन की पैकिंग। अब आ गई पैकिंग इन 2 डायमेंशन। इसमें 2 कंसेप्ट है, क्लियर। अब 2 डायमेंशन में अभी देखो, मैंने इसका नाम नहीं लिखा, पैकिंग का नाम आप बच्चे बताओगे मुझे, मैं तो यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ड्रॉ कैसे, ये एक कॉन्स्टेंट पार्टिकल, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवन्थ और ये एट्थ, क्लियर, ये ड्रॉ कर दिए यहाँ तक, क्लियर। अब देखो सेकंड लाइन पार्टिकल्स, क्योंकि 2 डायमेंशनल था, 2 डायमेंशनल में एक आ गई असेंबली लाइन, ये दूसरी, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। तो अब मैंने सेकंड लाइन ड्रॉ कर दी। जैसे ही सेकंड लाइन ड्रॉ की, 1 2 3 और एक ना, ये फिगर मेरे ही गलत बनने शुरू हो जाते हैं। तो आप बच्चे बस ध्यान रखना, जहाँ पे आपका कंसेप्ट आ जाए हम लोग इस फिगर को वहीं रोक सकते हैं, क्लियर। अब मैंने एक और ड्रॉ कर दिया, 1 2 3 4 5, क्लियर। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, इस पार्टिकल को पकड़े जिसका मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर आइडेंटिफाई करना है। शायद तुम में से किसी ने तो देख लिया होगा 4 आ रहा है कि नहीं, कैसे, इसके इमीडिएट टच में एक ये स्फीयर, एक ये स्फीयर, एक ये स्फीयर और एक ये स्फीयर, 4 स्फीयर आ रहे हैं इसके टच में। अगर 4 स्फीयर इसके टच में आ रहे हैं, तो ये मैं यहाँ पर बना सकता था ऐसे। अब दूर से तुम्हें क्लियर हो रहा है क्या बन रहा है, खन्ना सर की ड्राइंग तो बड़ी ख़राब है, क्लियर, पर थोड़ा सा तो समझ आ रहा है, स्क्वायर बन रहा है। तो ये हमारे पास पैकिंग की आ गई, स्क्वायर
square close packing. So here we get formation of square close packing. ये आ गई square close packing और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर पक्का है. कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास क्या आ गया 4. अब तुम्हारे कंपटीशन में ना ये नहीं आता स्क्वायर क्लोज, आपको पैटर्न आ जाता है. तो इसका देखो जो पैटर्न आ रहा है थोड़ा सा ध्यान से देखो. ये सारे पार्टिकल ऐसे अलाइंड है, तीन 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 आ रहे. ऐसे ही इसके नीचे जस्ट पार्टिकल ऐसा आ रहे. तो दैट पूरी की पूरी लेयर ए रिपीट हो रही है, पूरी ए लेयर रिपीट हो रही है. तो दैट मीन दिस वाज टाइप ऑफ पैकिंग. दिस टाइप ऑफ पैकिंग is A type आगे. This type of packing is AA type. AA type means we are having vertical as well as horizontal alignment associated. इनमें horizontal और vertical alignment थी. जैसे ये तीन 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 ऐसे कर रहा हूँ तो सारे particles इसके नीचे आ रहे हैं. तो this packing was having horizontal as well as vertical alignment associated with it. So this type of packing is AA type packing. Clear? अब किसी ने ध्यान दिया, ये देखो घूम रही है ये एम्प्टी स्पेसेस. तो ये आ गया मेरा 3 डायमेंशनल पैकिंग के लिए. अभी मैं आज 3 डायमेंशन पे नहीं जा रहा. आज मैंने सिंपल पहला 1 डायमेंशन और एक 2 डायमेंशन का कंसेप्ट पकड़ा है. ये आ गया. और याद है मैंने आपको कहा था क्रिस्टल को थोड़ा सा शेक किया तो सारे पार्टिकल्स प्रॉपर्ली अरेंज करते हैं. अब तुम में से कोई स्टूडेंट अगर थोड़ा सा ध्यान से देख रहा है, मैंने इस पार्टिकल को इसके नीचे रखा है, तो तुम में से कोई सोच नहीं सकता था खन्ना सा क्यों रखा है. पार्टिकल तो यहाँ पर भी रख सकते थे, है ना. पार्टिकल इनके डिप्रेशंस में भी तो रख सकते थे, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या ए लिखा था. 2 डायमेंशनल में फर्स्ट केस वाज आवर स्क्वायर क्लोज पैकिंग. अब यहाँ पर हमारे पास आएगा सेकंड केस ऑफ क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन. उसका भी मैं नाम नहीं लिख रहा. क्लियर? ये नाम भी आप बच्चे मुझे बताओगे. क्लियर? मैं तो आप पार्टिकल्स अरेंज करने जानता हूँ. तो देखो मैंने यहाँ से पकड़ा और ये ना सच कह रहा हूँ, जब मैं बिल्कुल नया नया पढ़ाता था तुम बच्चों के क्लास में आने से पहले मैं ये सारे फिगर पता नहीं जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था या अपने 14 में पढ़ाता था तो मैं ज़रूर पहले बनाकर देख लेता था कि कहीं मुझसे ना गलत हो जाए. क्लियर? इसलिए पहला दिन थोड़ा मुश्किल लगेगा, इनको प्रैक्टिस ज़रूर करना. जैसे याद है 11th क्लास में हाइब्रिडाइजेशन SP, SP2, SP3 बड़े गंदे से डायग्राम आते थे, और जो मेरे साथ में थोड़े से तो आसान लगे. जैसे आप में से एक अभी स्टूडेंट जो ज्वाइन किया लेटेस्ट, उसकी सिस्टर पढ़ती थी, उसने मुझे कहा करना सर आपने हमें ऑडिटर्स ना खेल खेल में समझा दिए थे कि इतना आसान टॉपिक कर दिया था. तो ऐसे ना बेटा ये टॉपिक भी थोड़ा सा बस डायग्राम्स को विजुलाइज करना. तो जैसे ही विजुलाइज किया तो ये यहाँ पर फर्स्ट, ये आ गया सेकंड, ये आ गया थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ और नाइन्थ. अब नेक्स्ट मैंने इसके डिप्रेशन में रखा. अगर डिप्रेशन में रखा तो ये पार्टिकल यहाँ पर, ये पार्टिकल यहाँ पर, ये पार्टिकल यहाँ पर, ये पार्टिकल यहाँ पर, ये पार्टिकल यहाँ पर और ये पार्टिकल यहाँ पर आ गए. अब नेक्स्ट फिर इनके डिप्रेशंस में तो एक, ये कर दिए इनके डिप्रेशन में. जैसे डिप्रेशन में किए. क्लियर? अब देखो थोड़ा सा अगर ध्यान से देखो यहाँ पर, बस मैंने इतना सा ये फिगर बना के छोड़ दिया. पहले अब थोड़ा सा ध्यान दो. यहाँ पर पकड़े बीच में पार्टिकल. अब बताओगे इसके कितने कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है. तो मैं पूछूंगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर कि किसने ठीक आंसर कैलकुलेट किया था. बोलोगे तो अब सारे ठीक. अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर मुझे भी नहीं याद, तो अगर याद नहीं कैलकुलेट करें इमीडिएट नेबर्स 1 2 3 4 5 और 6 नेबर्स आ रहे. अगर 6 नेबर्स आ रहे तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो पक्का है पैकिंग का. 2 डायमेंशनल पैकिंग 6 आ गया. अगर 6 आ गया, अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, इन सबको अटैच कर दूँ. अगर मैंने इन सबको अटैच कर दिया तो मुझे यहाँ पे हेक्सागोनल आ गया फॉर्मेशन. तो दैट मींस इस पैकिंग को नाम देना आसान हो गया. दिस वाज आवर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. दिस वाज आवर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. ये हमारे पास आ गई हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. अब बताओ सबको क्लियर हुआ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. और अगर इसका पैटर्न देखें, टाइप पैटर्न देखो, ये पार्टिकल इसके नीचे, ये पार्टिकल इसके नीचे, ये पार्टिकल इसके नीचे, अभी ये एयर लेयर घूम रही है. ये पार्टिकल इसके नीचे, ये पार्टिकल इसके नीचे, तो ये बी लेयर घूम रही है. तो टाइप ऑफ पैकिंग इस बार मेरे पास ए बी
ए बी टाइप आ गई। तो कंपटीशन में बेटा सबसे आसान क्वेश्चन अगर इसका आना है, ये नहीं आता स्क्वायर क्लोज पैकिंग वन डायमेंशनल टू डायमेंशनल, आपको आता है प्रिडिक्ट कोऑर्डिनेशन नंबर इन टाइप ऑफ ए बी पैटर्न या टाइप ऑफ ए पैटर्न। तो अगर टाइप ऑफ ए पैटर्न था तो पक्का है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था 4। अगर ए बी है एंड वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ टू डायमेंशन, अभी देखो मैं ब्रेक लगा रहा था इन टू डायमेंशन, देन कोऑर्डिनेशन नंबर वाज 6। अगर तुम्हें से ए स्टूडेंट कहता खन्ना सर मुझे नहीं समझ आया, हम लोग इसको भी पकड़ सकते थे, इसको, इसका इमीडिएट नेबर देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स, हर जगह हमारा यही नहीं आ रहा 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। आज अभी देखो टू डायमेंशन में इतना कंफ्यूज किया, अगर मैं थ्री डायमेंशनल में इस पैकिंग को ले गया और भी कंफ्यूजन होगा, इसलिए ना थ्री डायमेंशनल पैकिंग का बेटा आज नहीं स्टार्ट करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उसमें तुम लोग मेरे साथ वो विजुअलाइज करना, क्लियर। अगर उनको लगे सोच रहे घर बैठ के खन्ना सर ये थ्री डायमेंशन में ऐसे ऐसे फंस जाएंगे, एक सिंपल सा कंसेप्ट था थ्री डायमेंशनल का, कई साल पहले तो मुझे भी बड़ा मुश्किल लगता था समझाना, क्लियर। अब देखो थ्री डायमेंशनल में पैकिंग वन डायमेंशन नहीं है, टू है, पैकिंग तो हमारी थ्री डायमेंशन में ही है। ये मैंने दो कंसेप्ट इसलिए क्लियर किए ताकि मुझे थ्री डायमेंशनल पैकिंग समझानी आसान हो जाए। तो थ्री डायमेंशनल में होता क्या है, ये पहली लाइन आई, इसके ऊपर मैंने दूसरी लाइन, इसके ऊपर तीसरी लाइन, जहाँ जहाँ एम्प्टी स्पेसेस आ रही वहाँ पे पार्टिकल्स को रखते जाएंगे, जैसे पार्टिकल्स को इसके ऊपर रखते जाएंगे वी गेट थ्री डायमेंशनल पैकिंग। तो पता क्या, ये टॉपिक मुझे बड़ा मुश्किल लगता था। एक बार ना किसी स्कूल से जा रहा था, मेरे जो बड़ा बेटा जब स्कूल में था या छोटा बेटा जब स्कूल में थे, तो उनको लेने ना यहाँ जा रहा था, वैसे सेंट जेवियर में थे 10th में। तो जब उनको स्कूल लेने जा रहा था ना, उनकी स्पोर्ट्स डे की प्रिपरेशन चल रही थी, तो मुझे तब से ना ये टॉपिक समझाना आसान हो गया। तो तुम्हारे स्कूल में जो स्पोर्ट्स डे प्रैक्टिस होती है, देखा वो नहीं बनाते पिरामिड सा, पिरामिड क्या होता है, तुम 10th क्लास वाले स्टूडेंट को या 12th क्लास के स्टूडेंट्स को नीचे स्टैंड करा दिया, फिर तुम्हारी बॉडी को बेंड कर दिया, बेंड करके जो छोटी क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको आपके बैक पे या शोल्डर्स पे स्टैंड करा दिया। तो दैट मीन जब मैंने आप स्टूडेंट्स को नीचे स्टैंड कराया था तो वो हमारी पहली लेयर आ गई। अब उसके बाद मैंने जब आपकी बॉडी को बेंड कर दिया तो आपके बैक पे सेकंड लेयर प्लेस कर दी, सेकंड लेयर। अब सेकंड लेयर के बाद देखा टॉप पे जाकर वो छोटे से बच्चे को नर्सरी क्लास के फर्स्ट या सेकंड शोल्डर्स या हेड पे स्टैंड करा देते थे, ये पैकिंग नहीं आ गई थ्री डायमेंशन। एक पहले बेस लेयर आई, बेस लेयर के बीच में जो वर्ड थी उन पे मैंने पार्टिकल्स को प्लेस किया, फिर दूसरी लेयर बन गई, दूसरे के ऊपर क्या प्लेस कर दी, तीसरी। दूसरे तक तो समझाना आसान है, जैसे ही थर्ड लेयर प्लेस होगी फिर पैकिंग समझनी मुश्किल हो जाती। तो तब तुम लोग बस मेरे साथ विजुअलाइजेशन का ही कंसेप्ट रखना, और सिंपल सा कंसेप्ट था कि करना था, एक सिंपल सा एग्जांपल दिया, स्कूल में पिरामिड बनाते थे, जब पिरामिड बनाते थे नीचे बड़े बच्चों को स्टैंड कर दिया, उनकी एम्प्टी स्पेस क्या है, बॉडी बेंड कर दी या शोल्डर्स पे या हेड पे, तो मैंने उनकी बॉडी बेंड करके उनकी बैक पे स्टूडेंट्स को स्टैंड कर दिया। आखिर में दो लेयर्स के बाद जो थर्ड लेयर थी, जो सबसे छोटे बच्चे थे उनको लाकर उनके हेड पे बिठा दिया। तो ये मेरी 3D पैकिंग का कंसेप्ट नहीं आ गया कि एम्प्टी स्पेसेस में पार्टिकल्स को प्लेस करते जाएंगे। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन आएगी विद ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टेट्राहेड्रल वॉइड, फिर उनके न्यूमेरिकल्स। बस कल जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा ना 15-20 मिनट का लेक्चर, वो थोड़ा सा टिपिकल है, तो तुम्हें ना भी समझ आए टेंशन मत लेना, बस उनके न्यूमेरिकल्स करने आने चाहिए ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टेट्राहेड्रल वॉइड, क्लियर। अब बताओ यहाँ तक वन डायमेंशन और टू डायमेंशनल की पैकिंग तो क्लियर हुई मुझसे। वन डायमेंशन था तो कोऑर्डिनेशन नंबर वाज 1, टू डायमेंशन में दो केसेस आ गए, स्क्वायर क्लोज पैकिंग या दूसरा कौन सा आ गया, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्लियर। अब बताओ आज का लेक्चर सबको क्लियर हुआ, अगर कोई डाउट आए तो प्लीज़ कॉल बैक कर देना, ठीक है। चलो क्लियर, चलो ओके जी।